पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस सर्दी के मौसम में राजनीति गरमाने का काम बखूबी आता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही कहना सही नहीं है, यहाँ पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी लगातार इसी काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। क्योंकि मौजूदा चुनावों की बात अगर की जाए, बिहार चुनावों को बुला करके अब जो राजनीति तैयार की जा रही है वो असम के लिए, तमिलनाडु के लिए और खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए तैयार की जा रही है। वेस्ट बंगाल में कोई मुस्लिम नाम मिला नहीं तो असम में मुस्लिम नाम वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर तलवार भी लटकना शुरू कर दी गई है, क्योंकि असम में चुनाव होने हैं और असम में चुनाव को देखते हुए विपक्ष के साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं हताश और परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है तो आंखों में खटकने लगे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के। तो भैया एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर दी गई और स्क्रिप्ट में लंबी चौड़ी बातें लिखी गई और वो स्क्रिप्ट सीधा सीधा उड़ते हुए पहुंची, ना किसी के पास पहुंची, किसी को उसकी जानकारी नहीं हुई, सीधा पहुंची जन जागृति समिति के पास, जो कि हिंदू एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल है जो कि आरएसएस के लिए काम करती है। हिंदू जन जागृति समिति के पास वो लेटर उड़ते हुए पहुंच जाता है और बताता है कि देखिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जो तार हैं वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, अलकायदा से फंडिंग हुई है और 302 बच्चे गायब हुए हैं और बच्चियों के कमरे में जो पुरुष कर्मचारी मिले हैं। ये आरोप हिंदू जन जागृति समिति का वेबसाइट पे छपने के बाद तमाम वेब पोर्टलों में एक खलबली मची कि जी भैया आरएसएस की तरफ से एक कमांड जारी कर दी गई है। उस कमांड में हिंदू जन जागृति ने पूरी खुल करके विस्तार से उसके बारे में बताया है और हमें जो है अब काम करना है अपना, क्योंकि मीडिया में ये आग जो है सुनी सुनाई बात, एक स्क्रिप्ट आ गई, उस स्क्रिप्ट को लॉन्च किया गया हिंदू जन जागृति समिति पर। फिर उसके बाद तमाम वेब पोर्टल यानी कि नवभारत टाइम्स, जागरण, तमाम प्रिंट मीडिया लग जाता है मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ अपनी छपाई करने में, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल खटक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आंखों में। और हिंदू जन जागृति समिति जो लिखता है इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ करके बताऊं। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण ने पाया है कि असम और मणिपुर में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के मरकाजुल मारिफ के द्वारा संचालित 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक संरक्षण गृह को तो उस एनजीओ से फंड्स मिले हैं जिसके वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक्स की जांच की जा रही है। शुक्रवार दिसंबर 25, 2020 को एनसीपीसीआर ने कहा कि उसकी इंस्पेक्शन टीम को बताया गया है कि इन 6 बाल संरक्षण गृहों में 778 बच्चे रह रहे हैं और कई जगह पर जो कि बच्चियां ठहरी हुई हैं उन बच्चियों के कमरे में जहां सीसीटीवी फुटेज भी गायब है वहां पर पुरुष चलते हुए दिखाई दिए हैं। आप सोचिए कि क्या मानसिकता सेट करने की कोशिश की जा रही है और क्यों ऐसा किया जा रहा है असम चुनाव नजदीक में आते ही। इसका भी जवाब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कद जो राजनीति में लगातार बढ़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगने लगा है, क्योंकि असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिस तरीके से अपने कद को बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आंखों में खटक रहा है। क्यों खटक रहा है एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल आखिरकार क्यों बीजेपी और आरएसएस की आंखों में हलचल मचा रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल भारतीय मुसलमानों के ईमानदार और प्रगतिशील नेताओं में से एक है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने खुशबू के व्यापार से पहले अपनी ज़मीन मजबूत की, फिर राष्ट्रीय मकसद और मुसलमानों के खातिर राजनीति में आए। उन्होंने अपनी राजनीति के राज्य में और लगातार कड़ी मेहनत करते हुए प्रांत में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधि बनकर उभरे और संसद में प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़े। असम जैसे जैसे पिछड़े स्थानों पर
लगातार आधार के लिए प्रयास करते रहे, ऐसी बड़ी सफलता और आशावान जगह पर पहुंच रहे हैं। मौलाना अजमल जैसे जैसे क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, धीरे धीरे मौलाना आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। 2005 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। इसके बाद भी 2016 के चुनाव में उनकी पार्टी राज्य में किंग मेकर के रूप में दिखी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम की ढबरी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे। 2016 में अजमल की पार्टी ने 14 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। साथ ही अजमल फाउंडेशन का शैक्षिक कार्य निर्माण और विकास है। इस नींव के माध्यम से वे अपने राष्ट्र और मानव समुदाय के गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं। वे उच्च शिक्षा के विभिन्न प्रोजेक्ट दे रहे हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों के प्रयोजन के लिए केंद्र है। उनकी बुनियाद मुसलमानों के बीच क्या बढ़िया काम कर रही है। अजमल फाउंडेशन के कई बच्चों ने हाल ही में नेट चुनाव जीता और टॉपर शोएब आफ्ताब भी रहा है। अजमल फाउंडेशन के छात्र अजमल फाउंडेशन के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जाति और व्यक्तित्व से लाभान्वित हुए मिली कर्मचारी, मद्रास के लोग, शिक्षा के लोग और पत्रकार बड़ी संख्या में हैं। उपयुक्त विस्तार से आप जानते होंगे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व और सशक्त मानव दर्जा वाले प्रभावी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने चिल्लाने और धार्मिक शोषण की राजनीति नहीं की। उन्होंने पूरे भारत में मुसलमान के लिए काम किए हैं। मैंने अपने आप को मुस्लिम नेता के रूप में हर किसी पर थोपा नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को असम जैसे राज्य में मजबूत किया है और इस राज्य में उन्होंने अब बीजेपी को रोकने की स्थिति बना ली है। और आगामी असम चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल विपक्ष दल ने फैसला किया है कि कांग्रेस से अपनी पार्टी से गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि ऐसा करने से भारत में विपक्ष मजबूत होगा और विपक्ष मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत नहीं हो पाएगी। हिंदुत्व का खेल बिगाड़ने वाला है, तभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ जालिम उपनिवेशिक कैंप चलाए जा रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल अगर चाहते तो असम में 2-3 सीट जीतकर देश भर में सीटों पर चुनाव लड़ने पहुंच जाते। मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी को फायदा होता और देश में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को कमजोर कर देते। लेकिन समझदार और ईमानदार है व्यक्ति, तो इसीलिए सिर्फ असम में चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम कर रहे हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति और तथाकथित सेकुलर मुसलमानों के शोषण का हमने पूर्ण विरोध किया है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक भारत में रहना है तो ये भी तथ्य है कि राजनीति में विपक्ष के साथ मिलकर अपना हिस्सा लेना होगा। आप विपक्ष से कटकर लोकतांत्रिक देशों में कुछ नहीं कर सकते। जो मुसलमान लोकतंत्र प्रणाली की हिस्सेदारी नहीं समझते, उन्हें भारत में प्रतिनिधि मूर्ख बनाया जाता है। उनके दिल में क्रोध और बुखार के मंच का प्रतिनिधित्व करने के इरादे की आवश्यकता है, जो उन्हें संवैधानिक रूप से व्यवस्था निर्णायक बनाती है। मंच पर कुछ भी फायदा नहीं होगा। कोई कानून आपको चीखने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वहां आपको 250 सीट से ज्यादा चाहिए। 5 और 250 कभी कुछ नहीं होगा और मुस्लिम 250 को लक्ष्य तक तभी पहुंच सकता है जब वह मजबूत होगा। अपने राज्य में अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने राज्य के ईमानदार मुस्लिम नेताओं को दें और फिर लोकसभा में निर्णायक अवसरों पर हर राज्य में गठबंधन करें। यह काम मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी ने असम में किया तो दुश्मन को पीटना शुरू कर दिया है। यही काम इंडियन मुस्लिम लीग ने केरल में किया है और ये भारत में मुसलमानों के सबसे सफल राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। लेकिन दुख की बात जमीनी स्तर पर है, देश याद नहीं रखता भारतीय मुसलमानों के सफल, ईमानदार, चिंतित और संघर्षशील नेता जो संसद में हमारे प्रतिनिधि भी करते हैं। लेकिन दुश्मन उनसे घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसे लोग मुसलमानों में ज्यादा हैं तो उनके लिए मुश्किल तो होगी ही। तो दोस्तों, आपने देखा
कि एक लेटर जो उड़ता हुआ आरएसएस तंजीब से उड़ता हुआ पहुंचा हिंदू जन जागृति समिति के पास, जो कि एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल पर इसकी खबर छपी और वेब पोर्टल पर छपने के बाद नवभारत टाइम्स, जागरण, हिंदुस्तान तमाम वेबसाइट पर इस खबर को छापा गया और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ जी भर के जहर परोसा गया। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां कोई मुस्लिम नाम चाहिए होता है, जिसका इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब चुनाव हुए तो आजम खान के ऊपर जिस तरीके से तलवार लटकी वो भी दौर देखा, और जैसे ही आगे बढ़े किसी और राज्य में तो वहां पर कभी शहाबुद्दीन तो कभी सरफराज आलम के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। जब वेस्ट बंगाल में कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नजर नहीं आया तो असम के नाम पर ही हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जी अलकायदा से फंडिंग हुई, इसके तथ्य इसकी जांच हमने की नहीं पर हुई है, हम बता रहे हैं, आप जाके छापेमारी कीजिए। और जब छापेमारी होगी तो पहुंच भी जाएगी, जो कि एक तोता बनकर के काम कर रही है। कभी एनआईए पहुंच जाएगा, कभी सीबीआई पहुंच जाएगी, इशारे पर नाचते हुए और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स उठाएगी और लेकर के चली जाएगी। फिर 1-2 महीने बाद जब उसकी जांच होगी तो पाया जाएगा कि ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिला, और जब सबूत नहीं मिला तो ये खबर भी हेडिंग से गायब हो जाएगी। इस खबर के बारे में भी बताना लाजमी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक मुस्लिम पर्सनैलिटी को बदनाम करना है और उसे बदनाम करने के लिए जिस भी हद तक, जिस भी नीचता तक हमें जाना पड़ेगा हम उस पर भी जाने के लिए तैयार हैं। पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लगातार क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसको भी आपके सामने रखा, क्योंकि असम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी है। और जब प्लानिंग हो चुकी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को खटक रही है, और जब खटक रही है तो इसी तरीके से हमले भी बढ़ गए हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ऊपर। मैं ऐसी ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल से जुड़ी हर एक अपडेट प्राइम टाइम में आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।